गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने गोले दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के 4 नियम पढ़े थे। तो उन चारों नियमों की सहायता से अब अपन अवतल दर्पण से अलग अलग स्थितियों पर बिंब को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो पहली स्थिति अपनी जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु को कहाँ स्थित रखना है? अनंत पर। देखो, सबसे पहले अपन अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ओ बिंदु, ये एफ और ये सी। ये ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। ये मैंने वस्तु रख दी जिसका नाम है ए बी। वस्तु कह दो या बिंब कह दो, एक ही बात है। देखो, पहला नियम अपन ने पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोले दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत तो कौन से दर्पण में होंगी भाई? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या होगी? गुजरती हुई प्रतीत होती है। सॉरी, अवतल दर्पण में गुजरती हुई, उत्तल दर्पण में तो गुजरती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है। तो देखो, अनंत में दिखाने के लिए यहां से लेकर यहां तक क्या दिखाएंगे अपन इसको? डैश डैश। फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो गई और परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ठीक है भाई। ये नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो गई, परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। पहले नियम को अपन 2 बार ऊपर भी लगा दिए, नीचे भी लगा दिए। तीसरा नियम लगाना चाहो तो तीसरा भी लगा दो। यहां तक डैश दिखाओ। अगर कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तित किरण वापस उसी पथ में लौट जाती है। और ये सभी परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? मुख्य फोकस पर। इसका मतलब जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? मुख्य फोकस पर। तो उसको दर्शाने के लिए अपन लिखेंगे उसकी स्थिति। स्थिति क्या हो गई भाई? एफ पर या मुख्य फोकस पर। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि उसका आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंदु साइज अत्यंत छोटा, और अत्यंत छोटे को अपन क्या कहेंगे? डॉट साइज या बिंदु साइज। फिर उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी भाई वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं अधिकतर वास्तविक एवं उल्टे ही बनते हैं। ये हो गई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। ऐसे ही दूसरी स्थिति लेंगे। दूसरी स्थिति है सेकेंड नंबर,
जब वस्तु सी से परे हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो। एक ही बात है दोनों ही। तो वो सिस्टम, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ओ बिंदु, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी से परे या अनंत व सी के मध्य। इसका नाम रख दिया अपन ने ए बी। ये इसका है द्वारक। देखो पहला नियम लगाओ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम लगाओ, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, कहाँ से होती है, मुख्य फोकस से, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। और दोनों परावर्तित किरण कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो ये क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब, जिसका नाम रख दो बी डैश ए डैश। अब देखो स्थिति क्या हुई भाई, बिंब को अपन कहाँ रखे थे, सी से परे, और प्रतिबिंब अपन को कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी व एफ के मध्य में। तो स्थिति में लिख दो सी व एफ के मध्य। आकार कैसा है, बिंब से छोटा है। देखो बिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, ये बिंब की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो बिंब से क्या है, छोटा। तो आकार लिखो बिंब से छोटा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, और जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हुआ वास्तविक एवं उल्टा। और जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब प्रतिबिंब क्या होंगे, उल्टे। तो अपन को परीक्षा में यही पूछता है, या तो स्थिति पूछ ले, या आकार पूछ ले, या प्रकृति पूछ ले। और ये अपन को परीक्षा में देता है कि जब वस्तु सी से परे हो या जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब का आकार बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो ये थी भाई अवतल दर्पण की दूसरी स्थिति। अब ऐसे ही अपन अवतल दर्पण की तीसरी स्थिति लेंगे। तीसरी स्थिति, जब वस्तु सी पर हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो भाई, सी पर। देखो ध्यान देने की बात है, पहली स्थिति अपनी थी अनंत पर, जब प्रतिबिंब क्या बना था, बहुत छोटा बिंदु साइज। फिर अपन बिंब को थोड़ा पास लाए तो प्रतिबिंब अपना थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन बिंब से छोटा ही हुआ। लेकिन जब अपन अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के ऊपर बिंब को रखेंगे या वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या बनाना है, अवतल दर्पण। इस स्थिति में ये ध्यान रखना है कि इस अवतल दर्पण का जो वक्र है वो भी सही होना चाहिए, मुख्य अक्ष भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ओ बिंदु और ये
मुख्य फोकस और इतनी ही दूरी आगे किसकी होनी चाहिए, वक्रता केंद्र की, क्योंकि दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें अंतर आ गया तो फिर अपना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर नहीं आएगा। इसलिए अगर अपन जैसे 5 सेंटीमीटर के ऊपर मुख्य फोकस रखते हैं तो ध्रुव बिंदु से 10 सेंटीमीटर पर क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र रखेंगे। और यहाँ अपन क्या रख दिए, बिंब को रख दिए, जिसका नाम रख दिया ए बी। पहला नियम लगाओ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम लगाओ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, और दोनों जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, सी बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी पर या वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा, बिंब के बराबर। आकार कैसा होगा, बिंब के बराबर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। ये हो गई तीसरी स्थिति। ऐसे ही अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की चौथी स्थिति लेंगे। कहने का मतलब बिंब को और पास लाएंगे। चौथी स्थिति है, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। कहाँ हो, सी व एफ के मध्य। देखो, दर्पण बनाओ, द्वारक, मुख्य अक्ष, ओ बिंदु, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। और वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी बिंदु पर, सॉरी सी व एफ के मध्य, जिसका नाम रख दिया ए बी। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं। ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, जिसका नाम है बी डैश ए डैश। अब स्थिति बताओ, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, सी से परे या अनंत व सी के मध्य में। तो स्थिति लिख दो, सी से परे। आकार, बिंब से प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा है, तो आकार लिखो बिंब से बड़ा। प्रकृति लिखो वास्तविक एवं उल्टा। ये अवतल दर्पण की चौथी स्थिति थी। आकार देखो, ये बिंब का आकार, कहने का मतलब बिंब की ऊंचाई, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 से अधिक है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब अगली स्थिति, और अपन बिंब को पास लाते हैं। तो 5वीं स्थिति में देखो, जब वस्तु एफ पर या मुख्य फोकस पर हो
अवतल दर्पण बनाओ। एम एन मुख्य अक्ष, ओ मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? मुख्य फोकस पर, जिसका नाम रख दिया ए बी। पहला नियम लगाओ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मुख्य फोकस पर ही बीम रखा हुआ है, और दूसरे नियम में मुख्य फोकस से ही प्रकाश किरण आपतित होती है, इसलिए इसमें तीसरा नियम लगाओ। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तित किरण उसी पथ में या उसी पथ से वापस लौट जाती है। और ऐसे इन किरणों को आगे आप डैश दिखा दो, क्योंकि ये किरणें कहाँ जाकर एक दूसरे को काटेंगी? अनंत में जाकर काटेंगी, इसलिए अनंत को अपन डैश दिखा सकते हैं। और यहाँ अब अपन प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा भाई? अनंत पर। कहाँ होगा? अनंत पर। आकार कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा या आवर्धित। प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ देखो, एक थोड़ा सा समझो, अगर आप इन स्थितियों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। पहली अपनी स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था? मुख्य फोकस पर। और जब अपन बिंब को मुख्य फोकस पर रख रहे हैं तो अपन को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? अनंत पर। कहने का मतलब पहले स्थिति की पांचवी स्थिति अपोजिट है। इसमें देखो, तीसरी में जब वस्तु अपन कहाँ रखे थे? दूसरी में जब वस्तु सी से परे रखे थे तब अपन को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था? सी व एफ के मध्य में। और जब वस्तु को अपन सी व एफ के मध्य में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? सी से परे। तो दूसरी स्थिति के चौथी स्थिति एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब लास्ट की स्थिति है अपनी छठवीं। इनको मैं मिटा देता हूं। अब अपन छठवीं स्थिति, जब वस्तु एफ व ओ के मध्य हो। कहने का मतलब एफ से अपन यहां इनके मध्य में ला रहे हैं, एफ और ओ के मध्य में। ये अपना अवतल दर्पण हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ, जिसका नाम रख दिया ए व बी। देखो, पहला नियम इसमें लगाएं तो नहीं लगेगा, दूसरा नियम लगाएं नहीं लगेगा, तो अपन इसमें लगाएंगे तीसरा और चौथा नियम। देखो, तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तित किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। फिर चौथा नियम लगाएंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण
ध्रुव पर या ओ बिंदु पर तिर्यक दिशा में जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब इस साइड में अगर अपन इन किरणों को बढ़ाते रहें तो आपस में एक दूसरे को परावर्तित किरणें नहीं काटेंगी, इसलिए इन किरणों को अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें तो यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए अपन को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? दर्पण के पीछे, जिसका नाम हो गया ए डैश और बी डैश। अब अपन देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो देखो भाई, दर्पण के पीछे कहाँ स्थित है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। आकार कैसा है? बिंब से बड़ा। हमेशा अगर एफ और ओ के मध्य में किसी भी बिंब को अपन रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बिंब से बड़ा ही बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? अब प्रकाश की जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में नहीं काट रही हैं, ओनली यहाँ काटने का अपन को आभास हो रहा है, इसलिए प्रकृति लिखेंगे आभासी एवं मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है। अभी मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टे, और ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे। तो आभासी एवं सीधा। ये अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं, जो 6 स्थिति मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण से। देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पहली स्थिति ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। जो पहली स्थिति अवतल दर्पण में थी वही पहली स्थिति उत्तल दर्पण में है, लेकिन उसमें अवतल दर्पण ले रहे थे, इसमें उत्तल दर्पण लेंगे। तो यह है अपना उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ओ बिंदु, ये द्वारक, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है? अनंत पर, जिसका नाम रख दिया ए बी। तो यहाँ से डैश दिखाओ। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। नीचे की तरफ से भी दिखाओ डैश। कहाँ से परावर्तित होगी? मुख्य फोकस से। अगर तीसरा नियम भी लगाओ तो तीसरा भी लगा दो डैश। वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तित किरण उसी पथ में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। अब ये परावर्तित किरणें कहाँ से परावर्तित हो रही हैं? मुख्य फोकस से। कहने का मतलब मुख्य फोकस के ऊपर एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? एफ पर। आकार कैसा होगा? वही अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज।
बिंदु साइज। प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं भाई, अर्थात आभासी व सीधे। ये हो गई उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की पहली स्थिति। अब अपन दूसरी स्थिति ले रहे हैं। जब वस्तु अनंत एवं ओ के मध्य हो। पहली स्थिति क्या थी? अनंत पर, और उसके बाद में उत्तल दर्पण के इस साइड में कोई स्थितियां नहीं होती हैं, कहने को न वक्रता केंद्र होता है न मुख्य फोकस होता है। तो अपन अनंत से लेकर ओ के मध्य कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसको अपन यही कहेंगे कि जब वस्तु अनंत एवं ओ के मध्य स्थित हो। तो देखो ये अपना उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये ओ बिंदु, और वस्तु को अपन अनंत व ओ के मध्य कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ रख ली। देखो इसमें पहला नियम लगाओ, इसका नाम रख दिया ए व बी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहाँ से इसको परावर्तित करो। तीसरा नियम लगा दो इसमें, या चौथा नियम लगा दो। तीसरा लगाओगे तो क्या होगी? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तित किरण उसी पथ में या उसी पथ से वापस लौट जाती है। और चौथा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में ओ बिंदु पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इस परावर्तित किरण को अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हो गया जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई? दर्पण के पीछे ओ व एफ के मध्य। तो अपन लिख सकते हैं दर्पण के पीछे ओ एवं एफ के मध्य। ओ से लेकर अनंत तक कहीं भी अगर अपन वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अपन को ओ व एफ के मध्य ही दिखाई देगा। आकार कैसा होगा? बिंब से, आकार कैसा होगा? बिंब से छोटा। हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से छोटा ही प्राप्त होगा। प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। ये अपनी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की दो स्थितियां होती हैं। पहली है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी है जब वस्तु अनंत एवं ओ के मध्य हो। तो दोनों स्थितियों को मैंने क्लियर कर दिया है। ऐसे कुल मिलाकर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से 8 स्थितियां होती हैं। 8 स्थितियां अपनी क्लियर हो गई और क्लियर होना भी ज़रूरी है। ये स्थितियां जब क्लियर होंगी तभी अपन इस पार्ट के इनसे संबंधित न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल हल होते हैं। थैंक यू।